हमारा टॉपिक है अमलगमेशन ऑफ कंपनी। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन या फिर मर्जर। इसका मतलब अगर सिंपल शब्दों में बोले, अगर एक एक्स लिमिटेड कंपनी, दोनों कंपनी मिल बनेंगे, अमलगमेट हो गई और इन्होंने एक नई कंपनी बना ली जिसका नाम है एक्स लिमिटेड कंपनी। क्लियर? यस सर। तो कह रहा न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू परचेज, या तो परचेज करके या तो बिजनेस को टेक ओवर करके, ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी, दो या दो से ज्यादा कंपनी जब जुड़ी जाती है उसको अमलगमेशन कहते हैं। क्लियर? इस केसेस में क्या होता है, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी होती है या तो वो लिक्विडेट हो जाती है या तो वो बंद हो जाती है, तो उनके लॉस को आइडेंटिफाई करके हम एक नई कंपनी बना देते हैं जिसको कहते हैं प्योर अमलगमेशन। हमने बोला ये कंपनी डूब रही है और ये कंपनी अच्छी है, तो दोनों मिल जाते हैं और एक नया बनाते हैं। जैसे कि VI कंपनी, पता ना, वोडाफोन एंड आइडिया। हाँ सर। तो वोडाफोन और आइडिया जुड़ गई तो दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? VI कंपनी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट बढ़ता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जब एक्स लिमिटेड कंपनी है उसने क्या किया, वाई लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर कर लिया, पर नाम जो है वो अपना यूज करेगी, एक्स लिमिटेड कंपनी। क्लियर? ओके सर। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर किया पर नाम उसने मेन रखा अपना फेसबुक का, तो ये है एब्जॉर्प्शन। तो इन दिस एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी, कोई भी न्यू कंपनी नहीं बनती, दो मे बी लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ वन और मोर देन वन कंपनी। मतलब कि एक कंपनी को खत्म करके वो अपनी एक नई कंपनी बना लेती है। नई कंपनी मतलब पुरानी ही नहीं है, एक्स ने कोई नई कंपनी नहीं बनाई, एक्स तो एक्स ही चल रही है, बस उसने अपने आप में एक और कंपनी को ढाल दिया। क्लियर? यस सर। अगला है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये होता है, जब एक ब्रांड न्यू कंपनी बन जाती है, उसको लग रहा है मैं लॉसेस में जी रहा हूँ, तो वो नाम चेंज कर देती है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने बताया भी था यूटीआई बैंक, अब यूटीआई बैंक नहीं रहा, ये क्या बन गया? एक्सिस बैंक बन गया। यस सर। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अमेलगमेशन कंपनी के अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए, अगर हम इसके अकाउंटिंग पर्पस की बात करें, अकाउंटिंग पर्पस की बात करें, दो टाइप के अकाउंटिंग पर्पस है। एक होता है नेचर ऑफ मर्जर के केस में और एक होता है नेचर ऑफ परचेज के केस। तो हमें कैसे पता चले कि नेचर ऑफ मर्जर है कि परचेज है? तो बेटा देखो, नेचर ऑफ मर्जर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहली कंडीशन क्या है? जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी है ट्रांसफर कंपनी के, मतलब कि जो कंपनी बेच रही है, वेंडर, वेंडर समझता है, जिसकी कंपनी को हम खरीद रहे हैं उसको बोलेंगे वेंडर। क्लियर? यस सर। वेंडर कंपनी के जितने भी एसेट और लायबिलिटी वो परचेजिंग कंपनी के बन जाए। समझ गया? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी। क्लियर? तो दैट इज ओल्ड मींस वेंडर कंपनी और न्यू मींस वेंडी कंपनी। ठीक है? वेंडर को और क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफरर, परचेज। मतलब जिसने ट्रांसफर किया, और वेंडी मतलब जिसको ट्रांसफर मिला, मतलब ट्रांसफरी। डन? यस सर। दूसरा पहली शेयर होल्डर है, कम से कम 90% या उससे ज्यादा के फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर वेंडर के पास होने चाहिए, जाके वो ट्रांसफर कर सकता है। कंपनी बिकम इक्विटी शेयर ऑफ द परचेसिंग कंपनी, मतलब कि अगर कोई बंदा है उसके शेयर्स ही कम है तो उसको हम परचेज नहीं कर सकते, कम से कम 90% की होल्डिंग होनी चाहिए, तभी वो अपनी कंपनी को बेच सकता है। क्लियर? यस सर। कह रहा परचेज कंसिडरेशन, अभी इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। परचेज कंसिडरेशन, जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा हम वेंडर को इक्विटी शेयर्स के थ्रू पेमेंट करेंगे। मतलब वेंडर ने कंपनी से बोला 50 लाख रुपए हमें दे दो और मेरी कंपनी ले जाओ। क्लियर? तो वेंडर ने 50 लाख डिमांड करी, फिर मैं कंपनी बेच दूंगा, तो बेटा ये जो 50 लाख रुपए जो डिमांड करे दैट इज परचेज कंसिडरेशन। क्लियर?
Yes, sir. कह रहा है ये जो 50 लाख रुपए तुम्हें कैसे पेमेंट करने हैं, इसको तुम शेयर्स में ही पेमेंट कर सकते हो, कैश में नहीं पेमेंट कर सकते। डन। डन। 50 लाख में जैसे आपने बोला परचेज कंसिडरेशन 50 लाख है इस केस में। इफ वेंडर बोलते 50 लाख का शेयर्स और 10 लाख का कैश, तो नहीं, वो कैश परचेज नहीं देंगे, शेयर्स ही चाहिए उसको, शेयर्स ही देंगे। नहीं, ये तो ये केस हो गया। अगर वैसा सिनेरियो है देन परचेज नहीं, हमें कंसिडरेशन। इसके अंदर ये कंडीशन है कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो इक्विटी शेयर्स में ही पेमेंट करेंगे। परचेजिंग कंपनी होली बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर? तो अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो समझ जाना वो नेचर ऑफ परचेज। डन बेटा? यस सर। आगे बढ़े। तो यस। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? इट मींस प्राइस पेबल बाय ट्रांसफरी, मतलब परचेजिंग कंपनी टू द ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी जिसने बेची, उसको जो भी प्राइस दिया गया हो उसको क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे। डन। यस सर। अब परचेज कंसिडरेशन निकालने के क्या है, कुछ पॉइंट है, उनको समझना किस तरीके से परचेज कंसिडरेशन निकलता है। देख बेटा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। स्क्रीन दिख रही है ना तेरे को? यस सर, क्लियर है। तो बेटा पहला मेथड है इसका लमसम मेथड, मतलब पैसा दे दो जितना देना, छुट्टी का। लमसम पेमेंट मेथड। बेटा लमसम पेमेंट मेथड क्या होता है? मतलब जो भी ट्रांसफरी कंपनी ने दे दिया वो उसने ले लिया, बात खत्म। तो मैं यहां लिख देता हूं, एनी अमाउंट पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी टू ट्रांसफरर कंपनी, इट इज नोन एज, या इट इज नोन, इतना लिख दो बस। कोई भी प्राइस दे दिया गया ट्रांसफरी ने ट्रांसफरर को, उसी को लमसम मेथड बोलेंगे। डन। यस सर। सेकंड मेथड बेटा यूज होता है नेट एसेट मेथड। ये समझना है बेटा, नेट एसेट मेथड मतलब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे एसेट के थ्रू निकालेंगे। तो बेटा इसका एक फॉर्मेट है, ध्यान से समझना। तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मेट के लिए? एसेट टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, जो भी एग्रीड वैल्यू पे उसने टेक ओवर किया होगा एसेट को। मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, या फिर वैल्यू पे उसने किया होगा, इन सबको ऐड कर लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे क्या? लायबिलिटीज टेकन ओवर एग्रीड वैल्यू पे। जो भी लायबिलिटीज भी टेक ओवर करी होगी एग्रीड वैल्यू पे, उसको भी यहां कर देंगे, जैसे कि क्रेडिटर्स, जैसे कि बिल्स पेबल, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कुछ भी। तो इसके टोटल को माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। कोई डाउट बेटा रॉबिन? नो सर। डन। यस सर। अगर कभी, यहां लिख रहा हूं कंडीशन एक, इफ एब्सेंस ऑफ एग्रीड वैल्यू, अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दे रखी या फिर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, देन वी टेक
बुक वैल्यू, तो हम हमेशा क्या ले लेंगे, बुक वैल्यू ले लेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, एक और चीज, एक और नोट लिख ले बेटा। कह रहा अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट, देखो फिक्टिशियस एसेट को यहां पर लिखते नहीं है वैसे हम, कह रहा है फिक्टिशियस एसेट सच एज miscellaneous expenditure not written off or loss or negative surplus are not to be considered, are not to be considered। क्लियर? तो कह रहा कोई भी फिक्टिशियस एसेट होगा जैसे कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या राइट ऑफ या लॉस या फिर नेगेटिव सरप्लस की बात करें, हम उनको कंसिडर ही नहीं करेंगे। डन? और लास्ट चीज कह रहा जो परचेज कंसिडरेशन होगा या तो ओनली इन शेयर्स एंड कैश, ये दो फॉर्म में ही हो सकता है, शेयर में या तो कैश में। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर। तो नेट एसेट मेथड के सर फॉर्मेट कंडीशन ऊपर ऊपर से फिर से समरी क्लियरली बता दीजिए। कौन सी वाली? सारे कंडीशंस एक एक करके, लाइक नेट एसेट वाले की जस्ट बाद आप एक एक करके बताए ना कंडीशंस। नेट एसेट मेथड में? नहीं, नेट एसेट मेथड के जस्ट बाद, हाँ वही उसी में। अच्छा ये नहीं इतना ऊपर नहीं सर, नीचे आइए सर, बस रिलेशन ऑफ परचेस और नीचे। ये क्या रहेगा, ये तीनों? हाँ हाँ। बेटा देख, अगर कोई भी एग्रीड वैल्यू एब्सेंस होगी, मतलब कि गिवन नहीं होगी, तो हमेशा हम बुक वैल्यू ले लेंगे। कह रहा कोई भी फिक्टिशियस एसेट गिवन होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और परचेस कंसिडरेशन बुक जो वैल्यू भी ले होगा लेंगे वो, मतलब? क्या चीज? बुक वैल्यू ले लेंगे का मतलब? बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में अमाउंट लिखा होगा उसी को ले लेंगे। बैलेंस शीट में परचेस, बैलेंस शीट में बेसिकली वो लिखा रहा है कैपिटल का अमाउंट, वो ले लेंगे। देख बेटा मैं तेरे को दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जा। हाँ इसके ऊपर मैं भी क्वेश्चंस करवाऊंगा तेरे को, एक तो तेरे को बात क्लियर हो जाएगी पूरी की पूरी। स्क्रीन दिख रही है? हाँ। दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। देख यहाँ पर वैल्यू क्या अच्छा लिखी ओके है, ओके, 2 जो लाख। बैलेंस शीट में वैल्यू है वैसा। हाँ ये ठीक है 2 लाख clear। लिखी है, तो दैट इज हम्म। एग्रीड वैल्यू। लेकिन यहाँ लिखी है 2,40,000, दैट इज बुक वैल्यू। क्लियर? ठीक है सर, ठीक है, शुरू क्लियर है। करें क्वेश्चन को? हम्म। तो बेटा ये नेट एसेट मेथड का एक क्वेश्चन है, पहले इसको करवा रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हम्म। देख बेटा क्वेश्चन कह रहा द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम बुक्स ऑफ भावना लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017, जहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस डिबेंचर ये सब हमें गिवन है, सारा का सारा बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट ये सारा गिवन है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? कहता साक्षी लिमिटेड इंटेंड टू टेक ओवर द बिजनेस। साक्षी लिमिटेड टेक ओवर कर रही है, मतलब ये कौन होगी? वेंडी। साक्षी लिमिटेड इज वेंडी। हाँ। क्लियर? कह रहा है बिल्डिंग, बिल्डिंग को लेके जा रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर कर रहे हैं, फर्नीचर कर रहे हैं, इन्वेंट्री कर रहे हैं, डेटर कर रहे हैं, 10% का प्रोविजन है, गुडविल नील हो गई। तो बेटा क्या सारी एसेट टेक ओवर कर ली? बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ये सारी एसेट टेक ओवर करनी है। हमने क्या कंडीशन रखी थी याद है? जितने भी जब भी कभी परचेज करता है किसी का बिजनेस, तो सारी एसेट लायबिलिटी उसकी हो जाएगी। डन? यस सर। क्लियर? अच्छा, यहाँ लिखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? ये एक तरीके का फिक्टिशियस एसेट होता है, इसको नहीं लेंगे। इसको लेंगे नहीं। इक्विटी ये सब हमें गिवन है, हमें तो लायबिलिटी देखो, प्रॉफिट दे रखा पॉजिटिव साइड, सिक्योरिटी फिक्टिशियस गुडविल भी है, वो भी नहीं लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो बस हमें क्या है, एसेट से लायबिलिटी माइनस करनी। तो हमारी लायबिलिटी क्या है? ये लायबिलिटी है इनको, और ये लायबिलिटी है। ये सब लायबिलिटी थोड़ी ना, ये तो कैपिटल का पार्ट है। हम्म। तो ये लायबिलिटी माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो वर्कमैन कंपनसेशन कैसे नहीं है उसका पार्ट? लायबिलिटी है ना ये तो। अच्छा।
देख बेटा रिजर्व है ना वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये कहना चाहता सर रिजर्व तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। हाँ तो ये रिजर्व है, ये तो उसका पार्ट हो गया, इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो गया। वर्कमैन वर्कमैन नहीं रहता 56,000 है जिसमें लायबिलिटी कितनी है 26,000 की, मिल गया। प्रोविजन फॉर टैक्स तो ये 32,000। पार्ट लिखा नहीं रहता, ये क्या लाइबिलिटी ऑफ 26,000 लिखा WCF में लिखा हुआ नहीं रहता कि 26,000 है, तो क्या करते हैं इसका, तो पूरा का पूरा इसको माइनस कर, कंसिडर ही नहीं करते। पूरा का पूरा माइनस 56 कर। सर, तो अभी आप बोले रिजर्व नहीं होता राइट, सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे नहीं हो रहे हैं, तो देखो कौन से सुन, होते हैं? देख बेटा रिजर्व में ज्यादातर आता है रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L अकाउंट। और बाकी जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ये भी रिजर्व होता है, लेकिन इस पे अगर लायबिलिटी अराइज होती है तो हम जितने की लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी मान लेते हैं, जिस बाकी को रिजर्व मानते हैं। अच्छा तुमने क्वेश्चन क्या पूछा? सर क्वेश्चन यही था कि जैसे कोई कोई रिजर्व्स कोई कोई पार्ट है जो नहीं करते इंक्लूड, और कोई कोई करते हैं मतलब तू उसमें। ये कहना चाहता है कि अगर ये 26 नहीं दे रखा तो क्या करते? हाँ हाँ, तो आप बताए कि 56 अच्छा, करते हैं। अगर ये वो 26 नहीं दे रखा होता तो मतलब लायबिलिटी है कि नहीं है? नहीं, मैं तो वही पूछा कि 26 नहीं दिया रहता तो कितना लेते, आप बोले 56 लेते राइट। हाँ मैं बता रहा हूँ 56 हम क्या ले लेते हैं, रिजर्व मान लेते हैं उसको। हम्म। यहाँ लिख रहा हूँ 56 इसको रिजर्व मान लेते हैं, हाँ वो लायबिलिटी तो होती क्लियर। नहीं, हम इसको रिजर्व ट्रीट कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, अच्छा, इसको रिजर्व ट्रीट कर लेते हैं, लाइबिलिटी नहीं हाँ रहता तो इसको रिजर्व, नहीं यस शो करते। रिजर्व ट्रीट कर लेते और रिजर्व को नहीं शो करना है। हैं, और रिजर्व को शो नहीं करना। मतलब कोई भी टाइप का रिजर्व है उसको नहीं शो करना, आउटसाइड लाइबिलिटीज को बस। यस यस। अच्छा ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बोला टैक्स लायबिलिटी इतनी है, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है 15,000 रुपया साक्षी लिमिटेड बॉन कर रही है। बेटा अगर कोई भी खर्चा ट्रांसफरी कंपनी बॉन करती है या न्यू कंपनी समझ लो बॉन करती है तो उसको भी कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब सर? मतलब कि जो कंपनी टेक ओवर कर रही है अगर इसने हम्म। कोई भी खर्चा किया है तो उसको हम परचेस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मानेंगे। अच्छा तो इसने ठीक। रिलेशन एक्सपेंस किसने खर्च किए हैं, ट्रांसफरी कंपनी ने, ट्रांसफरी। तो इसलिए इसको भी नहीं मानेंगे 15,000। और अगर सामने वाली कंपनी मतलब जिसको टेक ओवर तो कर रहे उसको हैं मानते, तो तो मानते मान। हम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड इन कैश, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश में दे दिया और हम्म। बैलेंस जो बचा इक्विटी शेयर में दे दिए 100 रुपए। क्लियर? हम्म। शुरू करें? यस। तो बेटा फटाफट से निकाल लेते हैं परचेस कंसिडरेशन कितना होगा। तो क्वेश्चन 1 हमने यहाँ लिख लिया, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन। देवराज कहाँ रह गया आज? फिर उसको कॉल किए थे क्या? यार मैसेज उसको मैंने कर दिया। देख बेटा परचेस कंसिडरेशन निकालने तो हमने क्या लिखा पहले, सर एसेट, एक सेकंड, धीरे आवाज आ रहा है, एक सेकंड आपका आवाज। हाँ अब बताइए सर। एसेट टेकन ओवर। हाँ। अभी भी धीरे आ रही है? रॉबिन धीरे आवाज आ रही है? नहीं नहीं ठीक है सर, कंटिन्यू करिए। एसेट टेकन ओवर, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम जो जो एसेट टेकन करे सब लिख लो। तो बेटा क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे फटाफट से हम, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन एंड कैश एट बैंक ले लेंगे, गुडविल 45,000 सबको ले लेंगे। तो बेटा मैंने यहाँ लिख लिया बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, डेटर्स। बेटा देखो अब क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है बुक वैल्यू है बिल्डिंग की 2 लाख, तो यहाँ फटाक से लिख दिया मैंने 2 लाख। दो लाख
प्लांट एंड मशीनरी है 4,65,000, 4,65,000। फर्नीचर गिवन है 36,000, 36,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 90,000 मार्केट वैल्यू, तो मैंने यहाँ लिख दिया 90,000। इन्वेंट्रीज की वैल्यू लिखी हुई है क्वेश्चन में 1,20,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1,20,000। डेटर का बोला है कि 10% डाउटफुल डेब्ट है, तो डेटर की वैल्यू है 3,12,000, मैंने यहाँ लिखा 3,12,000 माइनस कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, 10% हो गया 3,12,000, तो माइनस कर देंगे तो मेरी वैल्यू क्या आ गई है, वैल्यू आ गई मेरी 2,80,800। ठीक है, आगे है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है 55,000, कैश एट बैंक है 1,11,000, तो कैश इन हैंड है 55,000, कैश एट बैंक है 1,11,000। बेटा रॉबिन गुडविल की वैल्यू लिखूं? सर गुडविल तो नील लिखा हुआ, नहीं लेंगे। नहीं लिखा तो लिखने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड। सर अगर आगे नील नहीं लिखा, लिखा, कुछ हाँ गुडविल का तो कुछ उसको नहीं लिखा है। रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं। लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स है मेरा क्वेश्चन के अंदर, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 2,25,000, नीचे वैल्यू देने रखी, क्रेडिटर्स लिख देंगे 2,25,000। बेटा देख मैंने अभी क्या बताया था, अगर नीचे कुछ वैल्यू गिवन ना हो तो हमेशा हम बुक वैल्यू ले लेते हैं, क्लियर। तो मैंने 2,25,000 ले लिया, 2,25,000। फिर दे रखा है बिल्स पेबल, क्वेश्चन में 35,000 रुपए का बिल्स पेबल है, 35,000 लिख दिया। फिर बेटा देख वर्कमैन कंपनसेशन फंड 56 है, लेकिन हम कितना लिखेंगे 26,000, क्योंकि यही लायबिलिटी है। हाँ सर। तो लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड 26,000, और फिर लिखेंगे प्रोविडेंट फंड 1,10,000, पीएफ 1,10,000, क्लियर। प्रोविजन फॉर टैक्स 32 है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी है 40,000 रुपए की, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना लिखेंगे 40,000, टैक्स 40,000 डन। और यहाँ पर बेटा एक पॉइंट छूट गया हमारा, डिबेंचर दे रखा है 1,00,000, तो यहाँ लिख देंगे डिबेंचर 10% वाले डिबेंचर 1,00,000। एनी डाउट बेटा? नो सर। प्रोविजन सारे लेते हैं ना सर, रिजर्व नहीं लेते? हाँ रिजर्व नहीं लेते बिल्कुल। सर तो यहाँ सिंगल जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन है, मतलब एक ही जनरल एंट्री में क्वेश्चन खत्म। बेटा ये जनरल एंट्री नहीं, ये सिर्फ हम वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, हाँ क्वेश्चन पर ये कुछ तो और होता है। ओके, ये तो सिर्फ हम एक वैल्यू निकालना परचेज सीख रहे हैं कि उसको कंसिडरेशन। कितना पैसा पेमेंट करना है, यस ठीक है। तो कितना हो ओके। गया, परचेज कंसिडरेशन निकाल लेते, फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई मेरी 8,66,800, क्लियर। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जो भाई 8,66,000 है, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेड इन कैश दे देना, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कैश दे देना, बाकी आप इक्विटी शेयर दे देना, क्लियर। यस सर। तो बेटा टोटल 8,66,800, प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में कितने हैं 2,00,000 रुपीस के, ये पूरा कैश इसमें से माइनस, सो वेरी बचे गुड। तो हम यहाँ लिख रहे हैं मोड ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, कैश किसको दे रहे हैं, फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,00,000 रुपीस। यस सर। टोटल कितना देना है 8,68,800, तो बाकी जो बच गया 666,800 दे देंगे, ये क्या दे देंगे इक्विटी शेयर।
66,000 नहीं 6,668 शेयर। 6,56,800। नहीं मैं नंबर ऑफ शेयर्स बता रहा हूँ। हाँ तो 6,600 ट्रिपल सिक्स एट जीरो, नहीं ट्रिपल 6,668। सिक्स एट, ट्रिपल सिक्स एट। एनी डाउट? नो क्लियर है सर। बेटा? हाँ सर। इस मेथड का नाम क्या था? नेट एसेट मेथड। डन। डन। नेक्स्ट मेथड है हमारा बेटा नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड, इसको टोटल पेमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? सर ये थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड है, यस। सर फर्स्ट वाले का नहीं पढ़े पर। लमसम कुछ था ही नहीं उसके अंदर, जितना देगा उतना। उसका एंट्री है वो। कुछ नहीं, उसने बोला 1 लाख दे दो, हमने 1 लाख दे देंगे छुट्टी। ओके तो मतलब इसके ट्रांसफर हो अंदर जाएगा। परचेस कंसिडरेशन गिवन होगा। ओके यहाँ लिख देता हूँ, इन दिस केस परचेस कंसिडरेशन इज गिवन। ओके। क्लियर? इसका क्वेश्चन नहीं आता होगा लमसम का। इसका नहीं आता, मेन नेट एसेट और नेट पेमेंट मेथड का। ओके। आगे बढ़ूं? हम्म। देख बेटा, नेट पेमेंट मेथड में क्या है, हमें लोगों को कितना पैसा देना है वो पता लगा। तो यहाँ पर तुम्हें दे रखे होंगे पैसे कितने देने हैं, तो वो चीज तुम्हें देखनी है। क्लियर? यस सुनना सर। मेरी बात। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगर छोटे शब्दों में बोले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना, देखो 2 इन कैलकुलेशन और अमाउंट। 2 का मतलब किसको दिया जा रहा है, किसको दे रहे हैं 2? यस सर। टू ओल्ड कंपनी। हम्म। ठीक है, मान ले बेटा इक्विटी शेयर होल्डर है ओल्ड कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ओल्ड कंपनी के। तो हम इक्विटी वाले को क्या दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं और इक्विटी शेयर भी दे सकते हैं। क्लियर? यस सर। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश भी दे सकते हैं, इक्विटी शेयर भी दे सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। तो अगर हम पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को नई कंपनी के इक्विटी शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, प्रेफरेंस होल्डर को ये दे रहे हैं, इनकी जो भी कैलकुलेशन होगी उसको प्लस कर देना, अमाउंट लिख देना, वही सारा पीसी कहलाएगा। क्लियर? नहीं ये पार्ट बताइए सर, क्या पता है। देख बेटा, यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी, जितना हम्म। कैश देंगे अमाउंट लिख देंगे, जितना इक्विटी शेयर देंगे अमाउंट लिख देंगे, जितना प्रेफरेंस शेयर देंगे अमाउंट लिख देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा परचेस कंसिडरेशन। तो ये तो बस ऐड करने का मतलब पूरा चीज क्वेश्चन में दिया रहेगा हाँ, सेपरेटली। तो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कितना कितना उसको मिल रहा है। हम्म। शुरू करूं? हम्म। इसका जस्ट क्वेश्चन ये दो मेथड है बेसिकली हाँ, जो आते हैं। ओके देख बेटा, सर, वो जो पिछला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है? हाँ बस उसमें इतना ही निकालना। सर पर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं होगा ना ये वाला? बेटा ये एक छोटा सा पार्ट है, अभी फुल फ्लेज भी करेंगे, अभी ये समझते जा, फुल फ्लेज में भी जाऊंगी। ओके। कह रहा रजनीगंधा लिमिटेड इज एब्सॉर्ब्ड बाय वसुंधरा लिमिटेड, मतलब नई कंपनी कौन सी होगी? वसुंधरा लिमिटेड होगी। न्यू यस सर। और ओल्ड, कंसिडरेशन बीइंग टेकन ओवर लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एज अ पार्ट ऑफ परचेस कंसिडरेशन नॉट एक्सीडिंग 20,000, एक्चुअल कॉस्ट इज 7,000। मतलब इसको करने का जो खर्चा आया है वो 17,000 रुपए का है। क्लियर? यस सर। कह रहा है पेमेंट ऑफ द डिबेंचर ऑफ ₹1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन 9% डिबेंचर इशूड एट पार। मतलब हम 1 लाख रुपए के डिबेंचर दे रहे हैं 10% वाले, जिनके पास 9% के डिबेंचर। क्लियर? लेकिन मैंने तुम्हें क्वेश्चन में क्या बताया, सिर्फ क्या क्या दे सकते हैं हम, इन दोनों की बात करेंगे। हम्म। आगे
पढ़ते हैं। अब लाइन को समझिए। पेमेंट ऑफ ₹16 पर शेयर इन कैश, कह रहा है 16 रुपए शेयर दे दोगे कैश का, मतलब जितने भी शेयर्स होंगे उसका 16 रुपए दे दोगे कैश के फॉर्म में। को समझा? मतलब क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 इन कैलकुलेशन और अमाउंट। क्या दे रहे हैं हम, किसको दे रहे हैं हम? इक्विटी शेयर होल्डर को। शेयर क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 16 रुपए एक शेयर का। उसके पास कितने शेयर है वो देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर, अभी तो कुछ नहीं दे रखा। आगे बढ़ू। यस सर। कह रहा है अलॉटमेंट ऑफ 114% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। कह रहा है आप 14% वाले प्रेफरेंस शेयर दे देना 10 रुपए के हिसाब से, जिसके पास पुराने वाले के 4 शेयर। आगे बढ़ू। यस 6 इक्विटी शेयर दे देना 10 रुपए वाले, जिनके पास रजनीगंधा के 4 शेयर्स होंगे। मतलब क्या हुआ, हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्या दे रहे हैं? 14% वाले प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? हमने कहा अगर तुम्हारे पास 4 हैं तो हमसे 1 ले जाओ। क्लियर? क्लियर? ओके। हमने बोला हम इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर दे रहे हैं। हमने बोला जिसके पास 4 है वो भी कितने ले जाएगा? 6 ले जाएगा। एनी डाउट? सर ये कैसे निकाले कि लिखा तो वही है ना, 6 देंगे अगर तुम्हारे पास 4 होंगे, 1 देंगे अगर तुम्हारे पास 4 होंगे। ओके। क्लियर? कितने शेयर्स हैं? 2 लाख। तो 2 लाख से मल्टीप्लाई कर लो। एनी डाउट? भाई ये क्या निकल के आएगा? 1/4 ऑफ 2 लाख। ये सर हाँ, क्या निकल के आएगा? ये प्रेफरेंस शेयर वालों का कंसिडरेशन, नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे ना। एक प्रेफरेंस शेयर कितने का दे रहे हैं हम? 10 रुपए का। इक्विटी कितने का दे रहे हैं? 10 रुपए का। क्लियर? तो हम यहां कर देंगे 10 रुपए मल्टीप्लाई। एनी डाउट? नो सर। तो 16 इंटू 2 कितना हो गया? 3,32,00,000 रुपए हो गया। ये आ गया तेरा, यहां से ये कट गया 50,000। ये हो गया 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं, मतलब 14% वाले प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 5 लाख, और इक्विटी वालों को दे रहे हैं हम, ये 30 लाख हो जाएगा। ये हो जाएगा 3,30,00,000 हो जाएगा। डन बेटा? तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी होगी? 67 लाख की। एनी डाउट? समझ आया कुछ? यस सर। सिंपल सा मेथड है। 2 किसको दे रहे हो, क्या दे रहे हो? हमने बोला हम ओल्ड कंपनी को इन न्यू कंपनी के कैश दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ूं? यस सर। देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बेटा वही है, टोटल पेमेंट मेथड की बात कर रहा है, नेट पेमेंट मेथड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ एक सेकंड। देख बेटा,
यस सर। बेटा मेरी आवाज आ रही है रॉबिन? हाँ सर। ठीक है, देख बेटा, एक्स कंपनी एग्रीज टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वाई कंपनी। इसका मतलब वाई कंपनी कौन होगी? वेंडर, और ये कौन हो गया? वेंडिंग। क्लियर? कंसिडरेशन बीइंग अजम्पशन ऑफ ट्रेड लायबिलिटीज 50,000, यहाँ पर लायबिलिटीज भी बता दी है उसने, और पेमेंट बता दी कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन की 2,000 रुपए खर्च हुआ है यहाँ पर। ठीक है। रिडम्पशन ऑफ 20 डिवेंचर, कह रहा है जो डिवेंचर है वो 2 लाख रुपए डिवेंचर है, जिसको हम रिडीम कर रहे हैं 10% पे डिस्चार्ज ऑफ ए डिवेंचर, 4 लाख रुपए 8% के हिसाब से, बाय द इशू ऑफ 10% डिवेंचर इन एक्स कंपनी लिमिटेड। हम उसके बदले उसको क्या दे रहे हैं? एक्स कंपनी में डिवेंचर दे रहे हैं। ठीक है। पेमेंट करना है 10 रुपए पर शेयर इन कैश, एक्सचेंज ऑफ 2 फुली पेड एक्स कंपनी के, कह रहा है जिसके पास 2 फुली पेड होंगे, exchange of 2 fully paid rupees 10 share in the X company at the market price 15 रुपए for every share। मतलब एक शेयर के बदले 2 शेयर दूंगा और 10 वाले 15 वाले की कीमत पर 10 रुपए लगाऊंगा। पॉइंट समझ सर बेटा मेरी? वो कह पुराने रहा वाले है, इस लाइन को समझ। पुराने वाले कंपनी के 2 शेयर का मैं यहाँ 1 लिख शेयर के दे दो। क्वेश्चन नंबर 2 इन, एक मिनट रुक जा, देवराज का मैसेज आया। टू इन कैलकुलेशन और अमाउंट, हम क्या दे रहे हैं शेयर होल्डर को? किसको दे रहे हैं? हमने कहा इक्विटी शेयर होल्डर। क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? वो कह रहा क्वेश्चन में आप कैश दे दो 10 रुपए के हिसाब से पर शेयर पे। अभी हमें शेयर नहीं पता, 20 रुपीज लिख लेते। फिर कह रहा फिर आप दोबारा शेयर दे रहे हो, दोबारा शेयर दे रहे हो। कितने शेयर दे रहे हो? अब पॉइंट को पढ़ बेटा, क्या लिखा? एक्स कंपनी के 2 शेयर मिलेंगे अगर किसी के पास वाई कंपनी के 1 शेयर है। क्लियर? तो इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिया जा रहा है 1 के बदले 2। क्लियर? सर ये क्वेश्चन दिखाइए एक बार। पुराने कंपनी देख भाई, के 2 शेयर हैं तो नए में 1 मिलेगा, ऐसा लिखा है। नहीं नहीं, एक्स कंपनी, एक्स वाई कंपनी पुरानी है, पुरानी का 1 होगा तो नई के 2 मिल जाएंगे। अच्छा हाँ ठीक है, अगर एक्स नया देन। ठीक है। हम्म। कह रहा है एक्सचेंज ऑफ 2 फुली 10,000 शेयर इन द एक्स कंपनी एट द मार्केट प्राइस 15 रुपए पर शेयर फॉर एवरेज कंपनी, एवरेज शेयर इन वाई कंपनी। शेयर कैपिटल वेंडर की कितनी है? 20,000 शेयर। कितने शेयर है? 20,000 शेयर है। क्लियर?
यहाँ पर मतलब क्या हो गया, पहले तो भैया कैश ले लो, कैश 10 रुपए दे रहे हैं ना, कैश कितना है 10 रुपए है, सॉरी मैंने गलती की थी वहां पर। तो 10 इंटू 20,000 शेयर, ये तो हो गया 2 लाख रुपए, और 2 इंटू 20,000 शेयर, इससे पता लग जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और कितने का दे रहा है वो। क्वेश्चन में कितने का बोला उसने, न्यू में तो 10 लिखा है। ये रहा, कह रहा है एक्सचेंज ऑफ 2 फुली पेड, हम 2 को एक्सचेंज करेंगे, कितने 10 रुपए वालों को एक्सचेंज कर रहे हैं 15 में। मतलब जिस वो 10 वाला जो शेयर है, लेकिन एक्स के शेयर जो मिलेंगे वो 15 के हिसाब से मिलेंगे। क्लियर? तो ये कितना हो गया 15 रुपए। डन बेटा, ये हो गया 6 लाख रुपए। सर बेसिकली दोनों दोनों कंपनियों का मार्केट रेट लिया रहता है, तो कौन सा लेना है वो कंफ्यूजन हो रहा है। मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, देख क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पॉइंट देख, पॉइंट को समझ। पॉइंट क्या कह रहा है, हमने बोला जो भी 10 वाला शेयर है वो 2 शेयर हम देंगे 10 वाले, लेकिन एक्स कंपनी में जब तुम लोगे तब उसकी वैल्यू 15 रुपए हो जाएगी। समझ रहे हो? शेयर की कीमत 10 ही है, लेकिन अगर वाई कंपनी के पास जिसके भी 1 शेयर होंगे तो हम उनको वो 15 के हिसाब से दे देंगे शेयर। क्लियर? तो यहाँ पर कितना हो गया 6 लाख रुपए। तो टोटल कितनी परचेज कंसिडरेशन हो गई 8 लाख रुपए। क्वेश्चन खत्म। समझ आया? यस ये क्वेश्चन करें। यस सर। सर ये फुल फ्लेजेड भी क्वेश्चन इतना ही आता है पूरे एग्जाम में कि इसके आगे जनरल एंट्रीज? अरे भाई बहुत है, अभी चैप्टर शुरू हुआ है भाई। अच्छा ओके। अभी शुरू हुआ है, देखता जा। ये देख नेट पेमेंट मेथड, बेटा देख अगर क्वेश्चन में तुम्हें नेट एसेट मेथड की भी डिटेल गिवन है, नेट पेमेंट मेथड की भी डिटेल गिवन है, तो आप हमेशा नेट पेमेंट मेथड ही यूज करो। क्लियर? यस सर। तो समझा मैंने क्या बोला? यस सर। अगर दोनों में दोनों ही गिवन है तो लेकिन हमें फर्स्ट प्रायोरिटी नेट पेमेंट मेथड को देनी है। तो यहाँ पर इक्विटी प्रेफरेंस दे रखा है हमें, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी दे रखी है, सब कुछ गिवन है, पूरा क्वेश्चन हमें गिवन है। कह रहा है टी लिमिटेड टेक्स ओवर पी लिमिटेड, तो टी इज अ वेंडी कंपनी और पी इज अ वेंडर। कह रहा है 13% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पी लिमिटेड के हैं उनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर, और 14% वाले प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 100 रुपए के हिसाब से। क्लियर बेटा? सर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 10% मतलब कैश दे रहे हैं 10% ऊपर? कैश नहीं दे रहे हम, 14% के प्रेफरेंस शेयर दे रहे। मतलब जो भी तेरी वैल्यू आएगी 10% को जोड़कर मेरे से तू वो 100 रुपए के ले जा। अच्छा ओके। इसका मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए के हैं इसके पास 10 लाख रुपए के। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख। तो 11 लाख पेमेंट करनी है ना, डिवाइड बाय 100। यस। तो मैं 14% वाला तेरे को दे दूंगा 11,000 शेयर। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, फोर्थ वही कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन टू और इन और कैलकुलेशन और अमाउंट। हमने कहा किसको दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं 14% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, हमने कहा जो भी तेरे शेयर है मतलब कि टोटल 11 लाख रुपए 100 वाले ले जा हमसे, मल्टीप्लाई बाय 100 ही हो गया है ना। 100 से मल्टीप्लाई, हाँ 100 100 रुपीज का का एक शेयर है,
100 100 का रुपीज का एक शेयर है। ये हम्म, इससे पता लग गया नंबर ऑफ शेयर, हम्म, ठीक है। हम्म, यहाँ पे लिख दे डायरेक्ट 11 लाख रुपए आंसर आ जाएगा। कोई यस, डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता नेट एसेट वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड 250 रुपये है। कह रहा है जो 250 रुपये नेट एसेट वैल्यू है किसकी, एक इक्विटी की। एक इक्विटी की कितनी वैल्यू? 250, 250। 250 रुपीज एक की वैल्यू, और टी की है 400 की वैल्यू, ठीक है। हम्म, तो टी लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर टू सेटिस्फाई इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ पी लिमिटेड इसका मतलब क्या ऑन द होता है बेसिस नेट ऑफ एसेट्स इंट्रिंसिक वैल्यू? वैल्यू। सर नेट एसेट्स वैल्यू क्या हाँ बेटा होता है? बोल। सर ये बताया नहीं, नेट नेट एसेट्स वैल्यू होता क्या है? 250 400 इसका मतलब? अरे अभी तो निकाला ऊपर नेट एसेट मेथड। नहीं, वो तो मेथड से अपन वो निकाले है ना हाँ, नेट नेट एसेट का एसेट। मतलब ही वही है कि एक शेयर की कीमत कितनी हो जाती है। मतलब जो भी तुम्हारा नेट एसेट मेथड से जो वैल्यू निकली है, हम्म, अगर हम उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे उसको बोलेंगे नेट एसेट वैल्यू। समझा? ठीक, ठीक है। क्लियर होगी बात? मतलब हम्म, जितना भी एसेट है उसको अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे उसी को नेट एसेट वैल्यू बोलेंगे या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे। क्लियर? दोनों सेम होता है। ठीक, अलग दोनों सही नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो नेट ठीक। एसेट पर इक्विटी वैल्यू इसकी 250 है, इसकी 400 है, दोनों की वैल्यू गिवन है। तो कह रहा है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू हम देंगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया, यही 250 और 400। यस सर, डन। यस सर। कह रहा है परचेज कंसिडरेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पार वैल्यू, फेस वैल्यू है 100 रुपए के हिसाब से, मतलब एक शेयर 100 रुपए का ही होगा। समझ आ गई मेरी बात? यस, तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर। पुरानी कंपनी बोल रही मेरे 400 तुम्हें मिलेंगे 250, मतलब हमेशा क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे न्यू कंपनी, ऊपर रखेंगे ओल्ड कंपनी, मल्टीप्लाई बाई सर इसका कितने रुपए लॉजिक, के इक्विटी शेयर हैं, सर इसका लॉजिक। 50 लाख। बेटा रिसीव किसके हो रहे हैं, हाँ, बेटा रिसीव किसके हो रहे हैं? न्यू न्यू कंपनी का रेट से मतलब है अपने को। हाँ हमने बोला हमारे सर वॉइस लैग हो रहा है। हेलो। शेयर इतने रुपए के हैं, तुम्हारे इतने रुपए के हैं। सर ये पार्ट फिर से तो बताइए थोड़ा, दोबारा आवाज बताओ कट ध्यान रहा से। था। जिस कंपनी के शेयर दिए जाते हैं उस कंपनी की वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं, वैल्यू को नीचे रखते हैं। क्यों? हाँ वही, क्यों यहाँ क्यों? पर यही होता है ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय न्यू कंपनी, क्योंकि नई कंपनी जो अपने शेयर देगी वो ओल्ड के अकॉर्डिंग देगी। समझा? यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 50 लाख से, इससे पता लग जाएगा कितने शेयर दिए जा रहे हैं, और इस पूरी हम्म, वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 का मतलब पार वैल्यू। हम्म, तो यहाँ कैलकुलेट कर लो कि कितने शेयर दिए गए। तो 3,12,500 शेयर दिए जा रहे हैं 100 रुपए के हिसाब से, तो 31,25,000 रुपए दिए गए परचेज कंसिडरेशन के नाम से, हो गया 42,25,000। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक। अब काफी एसेट वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्लियर? से पूरा कंप्लीट हो गया। वो डिबेंचर वाला पार्ट कैसे अपन इंक्लूड करें, एक बार वो तो फिर से करेंगे ही दिखाएंगे? ना, हम्म, डिबेंचर की तो मतलब ही नहीं बनता ना, भूल गया क्या?
डिवेंचर का मतलब नहीं बनता। यहाँ डिवेंचर पर बस डिवेंचर उसने इशू कर दिया, लेकिन हम जब परचेज कंसेशन निकालते हैं उसमें डिवेंचर को तो इंक्लूड ही नहीं करते। भूल गया क्या? नेट नेट एसेट मेथड में होता है बस इंक्लूड। एसेट मेथड में, यस। और नेट, दोनों मेथड में, नेट पेमेंट में भी मैंने क्या दिखाया? नेट पेमेंट में कहाँ इंक्लूड करते हैं, होता ही नहीं नहीं है। करते, लिखा तो है, सिर्फ हाँ, इक्विटी और प्रेफरेंस को दिया इक्विटी जाता और है। प्रेफरेंस, या तो कैश ठीक। देंगे तो इक्विटी देंगे, और प्रेफरेंस वालों को तीनों दे सकते हैं। हम्म। नहीं, आपने समझ लो एनएवी आप। यूज, अच्छा आपने नेट एसेट वैल्यू का बस यूज किया है, नेट एसेट मेथड में नहीं गए हो। नहीं गया, हाँ मेथड हाँ। तो वो मेथड में ही गए अपन, क्या नाम था सर मेथड का? नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड से ही करें वैसे पेमेंट तो। मेथड, हाँ। ठीक है। ठीक है, हम्म। अब आगे देख बेटे। बेटा अगला टॉपिक है कि हमें स्वैप रेशियो निकालना होता है, जिसको कहते हैं एक्सचेंज मेथड। जैसा भी हमने एक्सचेंज किया ना कि 400 के बदले 250, हम्म। एक्सचेंज मेथड या फिर इसको स्वैप रेशियो भी बोलते हैं। हम्म। तो हमें स्वैप रेशियो गिवन नहीं होती, हमें स्वैप रेशियो निकालना पड़ता है। हम्म। तो स्वैप रेशियो जैसे ज्यादातर किसके बेस पर होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर होता है। किसकी वैल्यू के बेस पर होता है? इंट्रिंसिक इंटरेस्ट। वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मीन्स वैल्यू ऑफ शेयर, एक मिनट, शेयर मीन्स वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन नेट एसेट ऑफ कंपनी, नेट एसेट ऑफ कंपनी। और नेट एसेट कैसे निकलेगा? नेट एसेट मेथड से निकलेगा। क्लियर? यस सर। समझ आई मेरी बात? क्लियर होगी बात? हम्म। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे स्वैप रेशियो या फिर एक्सचेंज मेथड? मान लेते हैं एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। इसका क्वेश्चन में हमें नेट एसेट गिवन, ठीक है, ये दे रखा तुम्हें 55 लाख रुपए। और मान लेते हैं ये है तुम्हारी न्यू कंपनी, ये है ओल्ड कंपनी। क्लियर? और इसका है 82,50,000 नेट एसेट। यहाँ पर तुम्हें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन, ये गिवन है 1 लाख, ये गिवन है 75,000। तो हम क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे और इसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 55। इसको इससे कर दो, कितना आ गया? 110। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो निकालना है, तो स्वैप रेशियो क्या बन जाएगी? 1:2। दोनों को डिवाइड कर दो 55 से। समझ आई बात की नहीं समझ आई? हाँ, इतना तो आ गया फिर। कितना आ गया? ये क्या निकलेगी? स्वैप रेशियो निकलेगी। ये स्वैप रेशियो निकलेगी। अब मैंने बताया न्यू कंपनी कौन सी है? ये वाली है। न्यू कंपनी कौन सी है? ये है ना, जिसने खरीदी है, परचेजिंग कंपनी। और ये कौन है? वेंडर, मतलब सेल कंपनी, जो सेल हुई है। ठीक है, तो ये स्वैप रेशियो का मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हो गया, स्वैप रेशियो का मतलब ये हो गया, ऐसा लिख ले, फॉर एवरी 1 शेयर इन बी कंपनी, देयर shareholder will get 2 shares in A कंपनी। को समझा? इसका मतलब क्या हो गया कि जिस पुरानी कंपनी के, ओल्ड कंपनी के जिसके पास भी एक शेयर होगा, हम उस बंदे को नई कंपनी के 2 शेयर दे देंगे। सर क्लियर? एक सेकंड वेट करेंगे क्या, एक कॉल आया था पापा का, एक सेकंड। हाँ, ओके।
हाँ सर। सर थोड़ा सा बैक पार्ट तक बता सकते, थोड़ा पीछे होके। यहाँ तक समझ आ गया? स्वैप हाँ रेशियो हाँ, निकाल दिया हमने 1:2। ये तो हाँ तो बेटा इस लाइन का मतलब यह है कि जो पुरानी कंपनी है ना बी लिमिटेड, बी कंपनी, इसके लिए स्वैप रेशियो क्या है? 1:2 है। इसका मतलब यह है पुरानी कंपनी के किसी के पास भी एक शेयर है, उसको 2 शेयर मिल जाएंगे नई कंपनी के। यस सर। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया? 1 शेयर इन बी कंपनी इज इक्वल टू 2 शेयर इन ए कंपनी। क्लियर? बी कंपनी के एक शेयर ए कंपनी के 2 शेयर के बराबर है। अब तेरे दिमाग में लग रहा सर ये, पर यहां तो बी के नीचे 2 लिखा हुआ है। पर हम क्या बोल रहे हैं? बी के एक शेयर ए के 2 के बराबर है। वो सर रेशियो है ना बेसिकली, सो इसका नाम ही क्या है? स्वैप रेशो, मतलब बदल लेना। जैसे निकलेगा इसको 2/1 कर देना। समझ गया? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। देख बेटा क्वेश्चन, देख 5th क्वेश्चन को देख। कह रहा बैलेंस शीट बनी हुई है प्रतीक्षा लिमिटेड की, निधि लिमिटेड की। ये प्रतीक्षा लिमिटेड की बैलेंस शीट बनी हुई है और ये निधि लिमिटेड की बैलेंस शीट बनी हुई है। क्लियर? बैलेंस शीट में डाटा दे रखा है डेबिट क्रेडिट का। क्लियर? आपको क्या निकालना है? रेशो निकालना है। मिल गया? वही स्वैप रेशियो। इसने किसको टेक ओवर किया? प्रतीक्षा ने टेक ओवर किया है निधि को। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या निधि इज ओल्ड एंड प्रतीक्षा हाँ इज ये न्यू। न्यू। तो सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 5th। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमें ये नेट कैलकुलेशन ऑफ, नेट एसेट्स निकालना। यस वेरी गुड, इंट्रिंसिक वैल्यू। सो वो तो ऐसे ही निकल जाएगा, नेट एसेट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा बेटा। मैं यहाँ सिर्फ प्रतीक्षा लिख रहा, पी लिमिटेड लिख देता हूँ और एन लिमिटेड लिख देता हूँ। ठीक है? तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ क्वेश्चन का। तुम लोग आओगे, तुम्हें हार्ड कॉपी मिल जाएगी, मैं सॉफ्ट कॉपी शाम तक भेज दूंगा। ठीक है? एसेट, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट गिवन है, और इसमें लेस कर देंगे क्या? डिबेंचर और करंट लायबिलिटी। जो वैल्यू निकलेगी वो नेट एसेट निकल जाएगी। क्लियर बेटा पॉइंट? तो वैल्यू क्या दे रखी है निधि वाले की? 1.5 तो निधि वाले का लिख लेते हैं पहले 1.5। इन्वेस्टमेंट है नहीं इसमें, करंट एसेट थी एक थी, सॉरी करंट एसेट एक थी, डिबेंचर था, डिबेंचर इसमें निधि वाले में डिबेंचर नहीं है क्या? नहीं है, बिल्स पेबल है इसके अंदर। अच्छा। तो करंट लायबिलिटी में डाल दूंगा सारा का सारा, ये है नहीं, इसको 70 यहाँ डाल दो, प्लस माइनस करके वैल्यू आ गई इसकी 250 180। और प्रतीक्षा में देख लो फटाफट से, 3.5 2.5 3 1.75 1.25, 3.5 2.5 3 1.75 और 1। और कुछ नहीं सर, लायबिलिटी साइड देख लो। नहीं बेटा और कुछ नहीं है, देख लिया मैंने, बाकी रिजर्व का पार्ट है यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा प्लस माइनस करके, ये हो गया 3 2 5 3 8 9 और ये हो गया 3 6 लाख रुपए। क्लियर? अब क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? इंट्रिंसिक वैल्यू अगर निकालनी हो ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड। हाँ तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ओके वो देख अलग। लो 20,000 और 9,000। इसको 20,000 से डिवाइड कर दो, 20,000 और
9,000, तो इसको 20 से डिवाइड करा, इसका क्या आ गया 30 रुपए। सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ही लेते हैं कि प्रेफरेंस भी ले लेते हैं? इक्विटी इक्विटी ओनली इक्विटी, ठीक है। इक्विटी 30 और क्लियर। 30, 3:2। हाँ, तो नए वाले के कितने निकले 30, पुराने वाले के 20 निकले, तो इसका मतलब क्या हो गया। सर नया इश्टू पुराना होता है कि पुराना इश्टू नया लिखते हैं? वैसे तो ऐसा लगता है पहले नया लिखते हैं फिर पुराना लिखते अच्छा, लेफ्ट में नया, ठीक है। हैं। हाँ ठीक है। तो लेफ्ट में पी का, तो पी का कौन सा है, हाँ 30 है 20 है? पी का 30 है, ठीक है, तो 3/2, तो तो इसका क्या 3:2। 3:2 आ रहा है ना, 3:2, ठीक है। मतलब क्या मतलब क्या पी रेशियो, लिमिटेड, मतलब इसका हाँ, मतलब पी का 2 शेयर इक्वल टू, वेरी गुड, पी इक्वल लिमिटेड के 2 शेयर किसके बराबर इक्वल टू होंगे, 3 शेयर ऑफ पुरानी कंपनी। अनलिमिटेड। समझ आ गई मेरी बात, हम्म बस खत्म हो गया सारे क्वेश्चन। हम्म क्लियर, हम्म आगे इजी बढ़ था। जाओ, हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन देख। देख बेटा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉलोइंग बैलेंस एसेट ऑफ वृंदा लिमिटेड। परचेज कंडीशन निकालनी है हमें। हम्म इक्विटी शेयर दे रखा है, कितने हो गए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 12 लाख डिवाइड बाई 100, हम्म 12,000 शेयर। क्लियर। हम्म प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, ये दे रखा है, तो हमारे लिए ये तो कोई काम का नहीं है। हम्म नेट एसेट के लिए डिवेंचर काम का है और बाकी ये 2 काम के हैं। गुडविल दे एक मिनट रखी है, रुकिए सर, लैंड दे रुकिए रखी है, ये दोनों हमारे कोई काम के सर, नहीं एक है। मिनट, धीरे धीरे, एक सेकंड। देख ले, इक्विटी से लेके कैपिटल रिजर्व तक कोई काम नहीं, डिबेंचर्स। सर इसमें मेथड क्या है, टेकन ओवर परचेज कंसिडरेशन? पता नहीं, देखते हैं आगे पता लगेगा। हम्म कंपनी इज टेकन ओवर बाय राधा लिमिटेड, कैलकुलेट परचेज कंडीशन इफ फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। ये टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया भाई। पहला, राधा ने पूरा टेक ओवर कर लिया बिजनेस ऑफ बैलेंस शीट के बेस पर। हम्म राधा ने एग्री टू टेक ओवर ओनली द एसेट्स। भाई अगर सिर्फ एसेट टेक ओवर करता है तो फिर क्या होगा, क्या होगा? उसने बोला एसेट को टेक ओवर किया है। मर्जर होगा फिर वो एमलगमेशन में। बेटा देख यहाँ पर तेरे को हेलो 6 के 6 पार्ट करने हैं। सर, बीच वॉइस पहले केस में पूरा बिजनेस मतलब नेट एसेट मेथड। बीच में आपको वॉइस नहीं है दोबारा सर। बोल रहा हूँ, और दोबारा बोल रहा हूँ, राधा लिमिटेड का पूरा बिजनेस, राधा लिमिटेड टेक ओवर कर लिया पूरा बिजनेस, तो नेट एसेट मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ठीक है। हम्म यहाँ पर कह रहा है सिर्फ एसेट टेक ओवर कर रहा है, सिर्फ एसेट। हम्म तो जो भी एसेट में से माइनस कर देना फिक्टिशियस एसेट को, जो बचेगा वही परचेज कंसिडरेशन मानी जाएगी। ये मतलब, ये क्या बात इसने हुआ? बोला मैंने सिर्फ एसेट्स लिए, हम्म तो मतलब इनको प्लस कर ले, जो वैल्यू आएगी वही परचेज कंसिडरेशन हो। और फिक्टिशियस को नहीं लेना है? नहीं लेना वो तो हटा ही देते हैं, मतलब फिक्टिशियस को लेते नहीं है बिल्कुल, ठीक है। हम्म तो 2 क्वेश्चन हो गई है। राधा लिमिटेड ने पूरा बिजनेस ले लिया है, गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी की वैल्यू इतनी इतनी ज्यादा है बुक वैल्यू से। अच्छा सर, ये सब अलग अलग कंडीशन है? अलग अलग कंडीशन है, यस देखना। सर तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट, तो ठीक है ना, सेकंड वाला क्लियर है। फर्स्ट वाले में हाँ आपने कैसे डिसाइड किया कि नेट एसेट मेथड करेगी पेमेंट? बेटा पूरा ले लिया ना उसने, देखना सर पूरा ले लिया, आवाज, पूरा बैलेंस शीट उठा लिया। इसका मतलब क्या हो गया, एसेट माइनस हाँ लायबिलिटी। हाँ हाँ, सही बात है। तो बेटा ये हो जाएगा क्वेश्चन की नहीं होगा। सर ये सब थर्ड फोर्थ के बाद का बताइए ना, थर्ड फोर्थ 5 6 में क्या क्या कर रहे हैं ये भाई सब थर्ड पेमेंट के? उसने वैल्यू बता दी, 20% 40% एक्स्ट्रा ले रखा है। तो मतलब गुडविल की जो भी वैल्यू उसमें 20% जोड़ दियो, लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू उसमें 20% 40% जोड़ दियो, अच्छा ये, और हाँ मशीनरी ठीक है की ना जो सर, ये वैल्यू धीरे थी। धीरे सबको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, जो नहीं आएगा मैं बताता हूँ। हाँ तो थर्ड बता वाले दो। में सर बोला है
कि गुडविल ये वो को बढ़ा दे, ये सबको नेट एसेट मेथड से करना है। ये भी नेट एसेट मेथड है, यस। हाँ ये भी नेट एसेट है। फिर राधा लिमिटेड टेक इनकी बुक ओवर। में, इनकी में रिवाइज वैल्यू दे दी, एग्रीड वैल्यू, हाँ बाकी हाँ को समझ बुक गया। वैल्यू में लिख के माइनस कर देना। हाँ हाँ समझ गया। फिर राधा लिमिटेड टू टेक ओवर एसेट्स ऑफ वृंदा लिमिटेड 10% लेस देन ये बुक भी वैल्यू। सेम नेट एसेट मेथड। इसमें क्या बोला, एक मिनट रुको। 10% लेस देन बुक वैल्यूज, अच्छा सारे के एक्सेप्ट कम में दिस। है, कह रहा ठीक है, लैंड में बिल्डिंग को छोड़कर, मतलब लैंड में बिल्डिंग इजी की है। वैल्यू वही है, हाँ बाकी है। हाँ। फिफ्थ देख, ये क्या हो गया, नेट पेमेंट मेथड। रुको सर देखने तो। पढ़ ले पढ़ ले। agreed value। अच्छा ये 1550 is purchase consideration हाँ, or in the form of 10,000 equity share of 100 each in cash, 125 each in। और बैलेंस कैश दे देना। अच्छा issued at 125, मतलब equity shares of 100 each issued at 125, यस, तो जितना भी होगा मतलब मतलब 10,000 into into 125। into into 100 divided by 125। हाँ हाँ, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? 10,000 into 100 divided by 10,000 125। into 100 खत्म, 10,000 into 125 खत्म। अच्छा उसने बोला 100 वालों को मैं 125 में दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है 10,000 मल्टीप्लाई 125, और फिर बैलेंस बाकी कैश जो में। बच गया वो कैश दे देना। ठीक है। और ये भी नेट पेमेंट मेथड। हमें तो इसका तो कोई काम नहीं, डिवेंचर का ये इन दोनों का काम है बस। अच्छा ये पूरा एक कंडीशन है जिसमें डिस्चार्ज डिवेंचर इशू प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें लिखा है 100 फॉर एवरी 8 शेयर्स, मतलब इशू 11% ईच फॉर एवरी 8। कहाँ लिखा हुआ है ईच फॉर एवरी 5? नहीं नहीं वो तो सी है, बी पार्ट में हूँ, प्रेफरेंस में हूँ। ईच फॉर एवरी 8 शेयर, मतलब 8 के बदले में एक एक। एक मिलेगा। नहीं तो ये तो हो एक। जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, इशू 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फॉर एवरी 8 शेयर। हम हर 8 के बदले में एक 100 वाले शेयर इशू कर देंगे। तो इसमें कितने शेयर है वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। डिवेंचर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर 8,000 है, तो मतलब मल्टीप्लाई 8,000, खत्म हो गया। ये वाला पार्ट का मेरे को एक बार डाउट रहेगा, वो क्लियर कर अरे लेना। भाई कोई डाउट नहीं है, वो कह रहा 8 के बदले में मैं एक दूंगा जिसकी कीमत 100 रुपए होगी, तो मैं तुम्हें कितना दे रहा 8। हूँ, 8,000 दे रहा हूँ, खत्म। हम्म। तो अगर 8 के बदले में एक मिलता है तो 8,000 के बदले कितना मिलेगा, 1,000 शेयर मिलेंगे। इंटू 8,000। और इंटू 100 कर देंगे तो मतलब 1,00,000 रुपए के शेयर। फिर पे 20 पर इक्विटी शेयर इन कैश and to issue 6 equity shares of 100 each at premium of 10% for 5 equity shares in Vrinda Limited। सर ये तो वाले अगर का आठ कैलकुलेट करके बता दो ना। के बदले में 6 दूंगा। नहीं ये वाला प्रॉपर खाली पेज में ऐसे नहीं आ रहा समझ। देख भाई, 6 का 6 पार्ट, 2 इन कैलकुलेशन अमाउंट। हम क्या दे रहे हैं, सबसे पहले हम दे रहे हैं कैश, सॉरी किसको दे रहे हैं कैश, इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या दे रहे हैं, कैश। कितने रुपए का कैश दे रहे हैं, कैश ये रहा 20 पर इक्विटी कैश। और इक्विटी शेयर कितने निकाले थे, 12,000 हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, तो 20 इंटू 12,000 कितना हो गया, 2,40,000। इक्विटी शेयर होल्डर को आप क्या दे रहे हो, इक्विटी शेयर कितने दे रहे हो, 5 के बदले 6 दे रहे हैं, तो बताओ 12,000 के बदले कितना मिलेगा, और एक शेयर की कीमत कितनी है। फिर यही वाला तुम्हें को एक बार डिटेल में एक बार स्लोली बताइए तो। ये तो बता 6 रहा हूँ। इक्विटी शेयर्स 5। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन को देख, वो कह रहा है कि टू इशू 6 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच।
फॉर 5 इक्विटी शेयर। हम्म, तो 5 के बदले में 6 दे रहा हूँ। सिर्फ 5 ओल्ड है ना? हाँ, 5 ओल्ड है और न्यू 6 है। 5 तो बाय मैंने 6। कहा 5 के बदले में 6 दे रहा हूँ, तेरे पास सर 5 12,000 शेयर है। 5 बाय 6 हुआ ना? अरे भाई 5 के बदले 6 मिल रहे, रिसीव कितना हो रहा है? सर न्यू कौन से ओल्ड कौन से, ये बताओ। अरे न्यू ओल्ड को मार गोली, तू इस लाइन को हम्म समझ। तेरे को मिल कौन हम्म सा रहा है? 5 मिल रहे हैं कि 6 मिल रहे हैं? 6 मिलेगा। तो बात ही खत्म हो गई। 5 के बदले 6 मिल रहे हैं, हम्म तो 12,000 के बदले कितने मिलेंगे? ठीक है ना, वो तो रीजन समझ आ गया, 6 बाय 5। मल्टीप्लाई भाई, मल्टीप्लाई भाई। कह रहा है हम्म जो शेयर है वो 10% प्रीमियम पे दूंगा, तो मतलब हम्म 100 प्लस 10% मतलब 110 रुपए। एक सौ फिर दस रुपए 12,000 एक बार बताएंगे क्या है? ये 12,000 है, ये क्या है? मेरा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ भाई, निकाला था ना हमने स्टार्टिंग में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 12,000 निकाले थे। 12 लाख बाय 100। 12 लाख डिवाइड बाय 100। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। हाँ 12,000। नंबर ऑफ इक्विटी मैंने शेयर्स। वही किया, तो उसकी वैल्यू आ हम्म गई मेरे पास 14,400 मल्टीप्लाई 110, 1584,000। दोनों को ऐड अब वो करेंगे कहता बजट प्रेफरेंस शेयर कंसीडरेशन। होल्डर को भी क्या दे रहा हूँ? इसका एक बार मैं देखता हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या लिखा है कि, प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूँ 8 8 के बदले। ठीक है, तो एक एक सेकंड इसको मैं मतलब कर रहा हूँ। 8 के एक बार मैं बदले क्वेश्चन देख 1 के। मिल रहा है। हेलो। हाँ बेटा, कर लिया। हम्म आपका आवाज बीच में चल मल्टीप्लाई रहा है। बाई 8,000। 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। हाँ नहीं, क्या आप खत्म। इक्वेशन बना रहे थे ना, मैं इसलिए रोक रहा था आपको कि एक बार मैं बताता करके। हाँ चलो भाई, ठीक। ये किया तूने। यार ये एक बार क्वेश्चन में लाइए। 1/8 की हो ना? 1/8 की हो, हाँ। पे 20 रुपीज पर इक्विटी, नहीं, पे इशू 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ दिस मच इज फॉर एवरी 8 शेयर्स इन वृंदा लिमिटेड। तो एक एक इशू कर रहे हैं फॉर पुराने का एवरी 8। हम्म। और ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है, पुराने के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स है। सो उसको हाँ डिवाइड करेंगे 8 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 इसीलिए ठीक है। क्लियर हम्म हो गया, मैं तुम टोटल कर दूं। ये आ ठीक है। गया परचेज कंसिडरेशन हम्म 1924,000। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर, एक सेकंड, लाइट गोल हुआ है घर में तो थोड़ा सा स्लो चलेगा नेट। अब एक सेकंड में हाँ ठीक है, देख ले देख ले। रिचार्ज कर ले रहा हूँ, एक सेकंड। यस सर। हेलो।
हाँ बेटा देख, यहाँ तक डन? हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट है मेरे से पूछ ले बेटा। आगे बढ़ जाऊं? सर देवराज का कॉल आ रहा है, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड कर रहा हूँ। कॉल कट हो गया आई गेस। रॉबिन हाँ हाँ सर। सर 1 सेकंड, देवराज को मैसेज कर रहा था। यस सर, कंटिन्यू कर लीजिए। देखो बेटा, अब यहाँ तक हमारा बेसिक खत्म हो गया। अब हमें जनरल एंट्री की तरफ बढ़ना है। अब चैप्टर में कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, जो परचेजिंग कंपनी होगी। यहाँ क्या लिखा? अकाउंटिंग। सर ये आपने रिकॉर्डिंग की है ना इसकी मीटिंग की? करिए भाई करिए। तो सर फिर मैं उसी से कर लूंगा सर। ठीक है बेटा। यस सर। अभी भी रिकॉर्डिंग चल ही रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो पूरा भी देख। ठीक है सर। ट्रांसफरी मतलब परचेजिंग कंपनी। बेटा जो कंपनी परचेजिंग कंपनी का, तो जिस कंपनी ने परचेज किया वो अपनी बुक में एंट्री कैसे पास करे? बेटा यहाँ पर एंट्री पास करने के दो तरीके हैं। एक है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एक है परचेज मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड इन दोनों के हिसाब से चलता है। पूलिंग मेथड का कब काम आता है? नेचर ऑफ मर्जर में काम आता है। देख बेटा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमारे पास दो टाइप से एंट्री होती है। एक कहते हैं पूलिंग मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और दूसरा होता है हमारा परचेज मेथड। परचेज मेथड, पूलिंग मेथड का मतलब भी क्या हो गया? इन द नेचर ऑफ मर्जर। और ये क्या हो गया? इन द नेचर ऑफ परचेज। ये दो मेथड से ये काम होता है। तो सबसे पहले हम पूलिंग मेथड को देखेंगे। पूलिंग मेथड में याद है मैंने यहाँ पर तेरे को 4 कंडीशंस लिखवाई थी, 3 कंडीशंस लिखवाई थी मैंने। पूलिंग तो पहली बार सुन रहे हैं बेटा ये रहा ना नेचर ऑफ मर्जर में, मर्जर मर्जर में मैंने कुछ कंडीशंस लिखवाई थी, तो यहाँ पर भी वही कंडीशंस है, मैं लिखवा देता हूँ। तो पहले मैं डाल रहा हूँ हेडिंग किसकी? पूलिंग की। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड एसेट्स लायबिलिटी। मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, जितनी भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, या फिर कोई भी रिजर्व है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ना इस तरीके से लिख देते हैं। पहली कंडीशन है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑल टाइप ऑफ रिजर्व ऑफ ट्रांसफरर। मतलब कौन ट्रांसफर, मतलब कौन होता है? वेंडर। वेंडर कंपनी आर रिकॉर्डेड बाय ट्रांसफरी कंपनी at their existing book value।
बुक वैल्यू कह रहा है जो भी वेंडर कंपनी के रिजर्व्स हैं या एसेट्स हैं लायबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर कंपनी अपने पास उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू पर ही लिखेगी। क्लियर? मेरी बात समझ गया? तो अब इसके ऊपर एक छोटी सी बात क्या है, ये याद रखना इसके अंदर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना है इसके साथ में। देखेंगे एक बारी। पहला पॉइंट क्या है, जो भी बुक वैल्यू होगी अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, नो एडजस्टमेंट इज जनरली मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट जो भी होंगे उनको भी शो नहीं करना है। अच्छा, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट जो होगा वो जैसा दे रखा होगा वैसे लिख देना। तो इसके ऊपर मैं कुछ जनरल एंट्री लिखवा रहा हूँ, उनको ध्यान देना। सर ये बेसिकली अभी जो ये पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये जो जब से पूलिंग एंड ऑल वाला थोड़ा थोड़ा क्लियर ही हो रहा है। मतलब ये तो जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो उसमें जर्नल एंट्री हाँ जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री ये करेंगे। मेथड वेथड क्यों आ गया? नाम है उसका बेटा, देखिए इस तरीके से काम होता है कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का मतलब क्या है कि कहीं पर भी जो ये जो वैल्यू बता दी उसने कि जो भी वैल्यू लिखी होगी आपको सेम में लिखना। सिंपल सी बात देख, मैं जनरल एंट्री लिख रहा हूँ। देख पहला, फॉर रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर मतलब परचेजिंग। परचेजिंग कंपनी क्या मतलब हुआ, कह रहा है जो भी हम बिजनेस को परचेज कर रहे हैं ट्रांसफरर से उसको कैसे लिखेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, अगर मैं कौन हूं, ये किसकी बुक में एंट्री पास हो रही है, ट्रांसफरी अपनी बुक में एंट्री पास कर रहा है, मतलब जिसने खरीदी है। तो एंट्री क्या लिखेगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर? सर ये क्या है बिजनेस दूसरी एंट्री क्या था, हाँ मतलब जो भी बिजनेस परचेज किया है हमने ट्रांसफर कंपनी से वो अमाउंट लिख देंगे, मतलब कि परचेज कंसिडरेशन यहाँ लिख देंगे। समझ गया? और ये लिक्विडेटर्स कौन है? लिक्विडेटर का मतलब जिसकी कंपनी खरीद रहे हैं, वो तो खत्म हो रही है ना अब। दूसरा क्या लिखेंगे, फॉर रिकॉर्डिंग एसेट्स लायबिलिटीज एंड रिजर्व टेकन ओवर द वेंडर कंपनी। जो भी वेंडर कंपनी के हमने सारे क्या खरीद लिए हैं, एसेट लायबिलिटी रिजर्व। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू सीआरआर अकाउंट टू रेवेन्यू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट टू, मतलब कोई भी रिजर्व हो सब लिख देंगे। और यहाँ लिख देता हूँ पी एंड एल मतलब सरप्लस टू जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व भी होगा, एनी रिजर्व, रिजर्व टू बिजनेस परचेज। सर ये क्या क्या है, मैं ये बता कौन से देता हूँ, मेथड के अंदर ये एंट्री करना है? ये सारी होगी तेरी रिजर्व के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नहीं कौन से मेथड के ये अंदर? तेरा हो गया एसेट, ये तेरी होगी लायबिलिटी, ये तेरा हो गया परचेज कंसिडरेशन। दैट्स इट।
हाँ नहीं ये तो ठीक बात है, बट ये नेट एसेट मेथड के अंदर जो सॉल्व किए रहते हैं परचेज कंसिडरेशन उस केस में बनाते हैं कि कोई भी में भी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये तो सिंपल सी बात है, उसने बोला जो भी बैलेंस शीट में लिखा उसको ऐसे रिकॉर्ड करते हो, बस खत्म। जो भी जो भी बैलेंस शीट में लिखा होगा सब लिख दो। हम्म और जो इसके पहले वर्किंग किए हैं, जो अभी तक क्वेश्चंस करे हैं उसी में वो और आगे इसके लिए किया है, वो कंटिन्यूएशन इसके लिए किया है। वो इसके लिए किया है, वो तो ठीक बात है। उसी के बाद ये सब करना भी रहेगा ना पर जर्नल एंट्री। हाँ 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 बिल्कुल, अभी ये करवाऊंगा पूरा क्वेश्चन। हाँ डन। सर, बस बेसिकली परचेज कंसिडरेशन के बाद बस यही जर्नल एंट्री का पार्ट बचा है, वही मैं पूछ रहा था, एक सिंगल कंपाउंड एंट्री बस बचा रहता है ना। अभी हाँ परचेस का ये सारा काम करना है। हम्म आगे बढ़ूं। हम्म थर्ड एंट्री क्या होगा, हम जो भी परचेस कंसिडरेशन किस तरीके से दे रहे हैं, हमें पता है क्या लिखा हमने, फॉर रिकॉर्डिंग बेसिकली द। टोटल कितने पार्ट्स में जर्नल एंट्री होता है? ये सेकंड पार्ट है परचेज कंसिडरेशन में, जो एसेट और लायबिलिटी वाला। हाँ फिर हम लायबिलिटी पेमेंट करेंगे, उनको पेमेंट करेंगे ट्रांसफर को, जैसे कि शेयर देंगे, कैश देंगे, डिवेंचर देंगे, बस खत्म। सर जो फर्स्ट एक बार और बताइए ना, क्लियर नहीं हुआ। बेटे अगर सब सबसे बता रहा हूँ, फर्स्ट। ध्यान से देख ले। मैं सारा रिपीट कर दूंगा, ध्यान से देख ले, मेरे को एंट्री लिखवाने ठीक से पहले। फॉर रिकॉर्ड द डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो हमने क्या बोला, अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो हम शेयर इशू करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिक्विडेटर, लिक्विडेटर या फिर ट्रांसफरर या फिर ट्रांसफरर कंपनी या फिर वेंडर कंपनी बोल सकते हो। तो लिक्विडेटर कंपनी या फिर ट्रांसफरर कंपनी को क्या दे रहे हैं हम, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या तो कैश या फिर बैंक दे रहे हैं, खत्म बात। तो ये परचेस कंसिडरेशन तीनों को दे दिया। अब डिपेंड करेगा कि उसको हम एट पार दे रहे हैं या एट प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है। एट प्रीमियम रहा तो एसपीआर ऐड हो जाएगा, बस डीआर एसपीआर ऐड हो जाएगा, बस एसपीआर ऐड हो जाएगा, ठीक है। डीआर होगा। हाँ अब नहीं नहीं, लाइबिलिटी सीआर क्या कह साइड में रहा है, आएगा ना सर, रिजर्व है एसपीआर सीआर हो साइड। जाएगा, एसपीआर यहाँ ऐसे आ जाएगा, हाँ तो सीआर हुआ, डीआर नहीं। हाँ एफ एन इफ एन, हम्म ठीक है। सर ये क्या अब है, ये लाइबिलिटी लिक्विडेटर और ट्रांसफरर ट्रांसफर और कंपनी, क्या? लिक्विडिटी या फिर ट्रांसफर कंपनी। अच्छा, या फिर ट्रांसफर कम, दोनों में से कुछ एक लिखना है। हाँ अगला क्या है, रिकॉर्ड द, सर बेसिकली ये बुक्स में जो है अपन किसके बुक्स में कर रहे हैं, ट्रांसफरी के बुक्स में कर रहे हैं? ये ट्रांसफर की बुक मैंने लिखवाया है, देख ट्रांसफरी, हमेशा इसी का बुक्स में होता है क्या? नहीं ट्रांसफर का भी आएगा, उसमें अकाउंट बनता है, उसमें जनरल एंट्री नहीं होती, ज्यादातर अकाउंट बनते हैं, ये लेजर बनते हैं, ट्रांसफरी लेजर। मतलब जिसका जिसने कंपनी लिया। ट्रांसफर मतलब जो खरीद रहा है, नहीं, ट्रांसफरी मतलब सर जिसने ट्रांसफरी जो कंपनी खरीदी। खरीद रहा है। हाँ हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ 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 ठीक है। हाँ। रिकॉर्ड द डिस्चार्ज और पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। हम लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं बेटा, लायबिलिटी की पेमेंट मतलब डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट होती है एक्चुअल में, लायबिलिटी की पेमेंट सिर्फ डिबेंचर होल्डर की पेमेंट होती है। तो यहाँ पर एंट्री क्या लिख देंगे, डिबेंचर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू, या तो उनको डिबेंचर भी मिल सकता है, ठीक है, और वो भी किसमें, एट पार मिल सकता है, एट डिस्काउंट मिल सकता है या फिर एट प्रीमियम मिल सकता है, क्लियर। सब में एंट्री क्या क्या चेंज आएगा वो बता दो सर। बेटा अगर एसपीआर प्रीमियम होगा तो एसपीआर आ जाएगा, ठीक है। इफ एनी, और अगर डिस्काउंट होगा तो यहाँ पर एक लाइन जुड़ जाएगी, डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। बस हाँ ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस।
लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस लिक्विडेट मतलब जो भी लिक्विडेशन के पर्पस में एक्सपेंस किए हो तो उसका क्या करेंगे। सिंपल सी बात, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और जो भी लिक्विडेट एक्सपेंस होगा वो कहाँ से राइट ऑफ हो जाएगा, जनरल रिजर्व से। यहाँ क्या लिख देंगे, जनरल रिजर्व या फिर पी एंड एल अकाउंट, दोनों में से किसी के साथ भी। नहीं, ये सेकंड लाइन क्या बोले बी में? बेटा लिक्विडेशन एक्सपेंस को पेमेंट करेंगे ये तो बैंक समझ गया। हाँ, इसको एडजस्ट करेंगे जनरल रिजर्व या पी एंड एल अकाउंट, ओके, उससे एडजस्ट होगा। एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। जो ये किससे करेंगे, पीएनएल से कि जनरल रिजर्व, क्या रूल कैसे किसी है? से भी कर सकते, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, हाँ, किसी से भी कर सकते, दोनों में से। ठीक है। नेक्स्ट, और लास्ट एंट्री होगी इसके अंदर, सिक्स्थ एंट्री क्या लिखेंगे, फॉर रिकॉर्डिंग फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। अगर कोई अपने बिजनेस को बनाने के लिए खर्च किया हो, कंपनी को बनाने के लिए खर्च किया हो, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बैंक, खत्म। कोई डाउट? फॉर रिकॉर्डिंग फॉर्मेशन एक्सपेंस प्रीलिमिनरी। सर इसका मतलब क्या है ये सिक्स्थ वाले में, फॉर बेटा रिकॉर्डिंग? अगर कोई फॉर्मेशन, अगर हमने कोई अपना बिजनेस बनाया है तो उसमें कुछ खर्च भी किए होंगे, तो उसके खर्चे को पेमेंट कर देना बस। ये ट्रांसफर कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे कर रहे हो बेसिकली। हाँ 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 हाँ, नहीं, ये बताओ ना सर, प्रीलिमिनरी नए का है पुराने किसका है, ट्रांसफर और ट्रांसफरी? क्या क्योंकि चीज, क्या चीज, दोबारा बोल। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो नई बनी रहती कंपनी, उसको अपन एसेट में दिखा देते हैं पर एक्चुअली हाँ, एक्सपेंसेस नई रहते कंपनी का, नई कंपनी का, जो नई हैं। तो कौन कंपनी से? बन रही है उसका जो भी खर्चा होगा, तो ये खर्चा किसने किया, ट्रांसफर ही ने किया। हाँ, तो अगर ट्रांसफर ही खर्च करेगी तो ये एंट्री पास करे, ठीक है। ठीक है। हम्म, और ये जो ऊपर वाला खर्चा है ये भी किसने किया है, सब ट्रांसफर ही ट्रांसफर गई, ने किया है। सब ट्रांसफर ही गई है, वो तो क्लियर है। समझ आ गया। हम्म, तो ये मेथड कौन सा था, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर। हम्म, क्लियर बेटा पॉइंट, हम्म, याद रहेगी बात, हम्म। ठीक है। एक सेकंड, देख बेटा इसी पे एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ सर। कह रहा है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, मर्जर के नेचर पर। कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, तो डब्ल्यू की और एस की दे दी है यहाँ पर, कैपिटल रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व बता दिया, ट्रेड पेबल बता दिया, क्रेडिटर बता दिया, एसेट में नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट टेंजिबल ये सब बता दिया हमें। कह रहा है डब्ल्यू लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ एस लिमिटेड, डब्ल्यू लिमिटेड ने क्या किया, एस लिमिटेड का बिजनेस एब्जॉर्ब कर लिया, तो दैट इज ट्रांसफरर कंपनी एंड दैट इज ट्रांसफरी कंपनी। क्लियर। कह रहा है डब्ल्यू लिमिटेड ने उसके सारे एसेट और लायबिलिटी ले लिए बुक वैल्यू के ऊपर, और डब्ल्यू लिमिटेड ने एग्री टू इशू सिक्स शेयर फॉर एवरी 5। तो मतलब डब्ल्यू ने क्या बोला, मैं 6 शेयर दे दूंगा 5 के बदले। क्लियर। एक्सपेंस और ऑब्जर्वेशन जो है वो डब्ल्यू ने पे किया, ट्रांसफर ने पे किया।
आपको जनरल एंट्री पास करनी है पूलिंग इंटरेस्ट मेथड से और बैलेंस शीट बनानी है। शुरू करूं? एक सेकंड में, वो रिक्वायर ऑल एसेट वैल्यू एग्री टू इशू 6। ठीक है सर। पहले परचेज कंसिडरेशन निकालोगे क्या? सर क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया? फाइव सिक्स सेवन क्वेश्चन। सबसे पहले क्या निकालेंगे? परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा? 2, तो यहाँ लिखते हैं पहले कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन 2 इन कैलकुलेशन और अमाउंट। क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 5 के बदले 6 दे रहे हैं। कितने नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास? वो बैलेंस शीट तो में वो एक बार देख दिखाइए। लेते हैं। 15 लाख बैलेंस डिवाइड बाई शीट 10, में 1.5 लाख। अच्छा, एस और डब्ल्यू में से किसका देखते हैं? मेरे को याद नहीं है। बेटा पुराने वाले का देगा ना। पुराने का, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे? 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 रुपए। हाँ सर, ये 10 ये हो गया। रुपीज ये कैसे हम निकालते हैं? मतलब ये कौन सी मैंने लिखा क्या हुआ बेसिस पे? है, 10 लिखा हुआ है ये। दोनों का 10 रुपीज ईच है। हाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये। हम 10 रुपीज कहाँ? वाले ही देंगे। अच्छा, नहीं तो ये जो 10 रुपीज के अलावा भी नए और पुराने का शेयर्स का प्राइस तो अलग अलग हो सकता है ना? वो तो इंट्रिंसिक वैल्यू में हो सकता है अलग। अच्छा, वो इंट्रिंसिक में अलग अगर रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन में सेम लिखा हो रहेगा। तो करेंगे, वरना क्वेश्चन में जो लिखा होगा हम वही लेंगे। नहीं नहीं, क्वेश्चन में जैसे दोनों का सेम है 10, अगर यहाँ कंफ्यूजन तो पूछना। एक मिनट सुनो तो। भाई यहाँ क्वेश्चन में अगर 20 लिखा होता तो मैं 20 लेता। अगर यहाँ 20 लिखा होता मैं 20 ले लेता। ठीक है। आया समझ? तो ये हो गया 18 लाख। तो परचेस कंसिडरेशन कितनी होगी मेरी? 18 लाख। कोई डाउट? अब एंट्री अच्छा, बात सिर्फ करो। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस है ही? हाँ प्रेफरेंस है ही नहीं। मैं बोला प्रेफरेंस है ही नहीं, तो परचेस कंसिडरेशन डायरेक्ट आ गया। हाँ जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। एंट्री कर दो इन द बुक्स ऑफ, अब वो पूलिंग मेथड इन द बुक्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड। जो ट्रांसफर के बुक्स में ना डब्ल्यू क्या है जो कर रहा है सर? हाँ बेटा ट्रांसफर कंपनी है बिल्कुल। बेटा बोल, सुन रहा हूँ। हाँ नहीं यही पूछ रहा था। बाकी ये बुक वैल्यू पर रहेगा, एसेट्स और लायबिलिटीज लिखा हुआ है। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा? एसेट्स को सब डीआर कर लेंगे। हाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर। हाँ यही वाला पूछना था सर, आप बोले थे लिक्विडेटर्स ऑफ। तो 3 में से जो फर्स्ट वाला है इसका देख बेटा सीधी सी बात है भाई, इसका मतलब ये है कि तुम्हें कितना पैसा देना पड़ रहा है और तुम्हारी तरफ से क्या बढ़ रहा है। मैंने कहा मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, ये लायबिलिटी हो गई, और ये नहीं मेरा तो क्या खर्चा। लॉजिक से? नहीं तो लॉजिक क्या बता रहा हूँ, दोनों का वो बताओ। मेरे को इसको पैसा देना पड़ेगा। लिक्विडेटर हमको पैसा मुझे देना पड़ेगा, लिक्विडेटर ठीक को है। पैसा देना है, तो लिक्विडेटर को पैसा दे रहा हूँ, तो ये मेरा खर्चा बढ़ रहा है, ये मेरी अच्छा, तो लायबिलिटी बढ़ रही है। लिक्विडेटर एज अ लायबिलिटी बढ़ रहा है और बिजनेस परचेज का जो कॉस्ट है वो एक्सपेंस है अपना। हाँ ठीक है, ड्यू तो ये हो करना गया है बेसिकली 18 अभी लाख। हम लोग। क्लियर? ठीक है, ये वैल्यू परचेज कंसिडरेशन वाला वैल्यू रहता है बेसिकली। हाँ सेकंड ठीक है। में क्या बोला? सेकंड एंट्री थी सारी एसेट लायबिलिटी, तो भैया सारी एसेट को उसकी बुक वैल्यू पे लिख लो। ये रही सारी एसेट, ये सब एसेट्स का सर कंबाइंड मार दो, एक काम कर लीजिए अभी के लिए समझने के लिए। ये रही लायबिलिटी, ये रहे रिजर्व, उठा के लिख दो।
मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिजर्व्स भी इसी में आएगा। रिजर्व भी आएगा, भूल गया। हाँ, रिजर्व्स भी आएगा और वो भी आ जाएगा आखिरी में, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, यस, ठीक है। वो रिजर्व जो आना है ना, ये जो रिजर्व जो लिखा है हमने, ये जो रिजर्व, ये याद रखना हमेशा बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। इनमें से कुछ भी आ सकता है बैलेंसिंग फिगर के अंदर। ये मेरे क्या क्या रिजर्व जो बैलेंसिंग रिजर्व आते हैं वो ज्यादातर बैलेंसिंग फिगर्स में आते हैं। अच्छा, इसका मतलब इफ एसेट इज ग्रेटर देन लायबिलिटी प्लस बिजनेस परचेज तो रिजर्व आ जाएगा, और तो अगर कौन से कम रिजर्व होगा के तो अंदर, goodwill। तो कौन से रिजर्व के अंदर बैलेंसिंग फिगर डालेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी इज जनरल रिजर्व, और बाकी फिर इनको बाद में देखें। नहीं, जैसे जनरल रिजर्व में डाल दिए, पर आप बोल रहे हो कि गुडविल भी बोल रहे हो। अच्छा, अगर हाँ, कम आया तो, यहाँ डिफरेंस आएगा तो, जब एसेट कम आया तो डीआर में गुडविल हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं फटाफट से। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर, और स्टॉक अकाउंट, और इसको एक काम करता हूँ, हाँ, कैश एट बैंक टू बिजनेस परचेज अकाउंट टू सन्ड्री क्रेडिटर। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 3 4 5। तो भाई पहले लायबिलिटी दिखे थे 90,000 रुपए की है, तो लायबिलिटी में लिख लो 90,000। बिजनेस परचेज कंसिडरेशन 18 लाख, और यहाँ आ जाओ 9 6 1 95 1.5 1 5। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 9 लाख, 6 लाख, 1 95 नहीं, एक डेटर की वैल्यू कितनी है, आगे पीछे ना हो जाओ ना। डेटर की वैल्यू है 1.5 लाख, स्टॉक की वैल्यू 1 95। तो डेटर की वैल्यू है 1.5 लाख, इसकी है 1 95, और कैश एट बैंक की वैल्यू है 1 लाख 5। तो बेटा देख, इसमें ना ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पर 60,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये हो गया जनरल। एनी डाउट? जनरली डीआर ज्यादा आएगा। हाँ, ठीक है ना, इतना तो हो गया। ये सेकंड वाला एंट्री है। थर्ड समझ आ गया? हाँ थर्ड सर, एंट्री पूरा से पूरा तो भाई, बेसिकली, पूरा वैल्यू तो बेसिकली आपने कॉपी पेस्ट करे, राइट? बैलेंस शीट हाँ, वाला सेम टू सेम। बस। ठीक ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, लिक्विडेटर पेमेंट कर रहे हैं, वो जो शुरू लिक्विडेटर में डीआर करे, और शुरू में जो हाँ, सीआर करे थे। टू किसको पेमेंट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में पेमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना सर, जो अमाउंट। शुरू में अपन जो पहले एंट्री करे थे वो क्या था? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ एस। हाँ, अब लिक्विडेटर को पेमेंट कर रहे हैं 18 लाख, लायबिलिटी खत्म हो गई। फिर क्वेश्चन में बोला था एक्सपेंस था, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस टू बैंक, टू बैंक, कितना कंप्लीट। और कुछ थोड़ी, एक्सपेंस, वो जितना भी वैल्यू दिया 30,000। बस, और कुछ थोड़ी है खत्म। कि और एक और दो कौन सा, एंट्री। ये जो एक्सपेंस कहाँ से राइट ऑफ करते थे, हाँ, जनरल रिजर्व से करते हैं, एक एंडिंग वाला। ये सर जो सिक्स्थ वाला एंट्री था वो है ना, ये कि फिफ्थ वाला है? हाँ, बिल्कुल। सिक्स, 30,000। सिक्स्थ है ना ये? सर, जो दो एंट्री जो सिक्स, नहीं हुए वो एक बार दिखा दो ना, तो कंफर्म हो जाएगा पूरा पूरा क्वेश्चन। ये रहा फोर्थ एंट्री। हाँ नहीं, ये तो फोर्थ है। जो
जो टोटल 6 पड़े हैं अपन एंट्रीज, जो 2 इंक्लूड नहीं हुए वो कौन से 2 हैं वो पूछ रहा हूँ। यही तो है फोर्थ। अच्छा यही है, लिक्विडेशन टू बैंक, जनरल रिजर्व टू लिक्विडेशन। हाँ ठीक है। और ये प्रीलिमिनरी, हाँ ये सब प्रीलिमिनरी। इसमें है नहीं, छोड़ देंगे, इसमें है ही नहीं। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, जो छोड़े हैं वो बता दो ना तुमने को एक बार, क्योंकि याद नहीं आ रहा हाँ कौन तो ये से। कॉर्पोरेशन एक्सपेंस है ना, कि अगर उसमें लिखा था कि हमने कंपनी बनाने के लिए हमने कुछ खर्च किया, ट्रांसफर ने खर्चा किया, तो एंट्री पास कर देते प्रीमियम एक्सपेंस टू बैंक। अच्छा जो नई कंपनी का खर्च किया, तो प्रीलिमिनरी टू बैंक हो जाता हाँ है। हाँ हाँ। ये जो इसमें नहीं करे हैं एंट्री पास। अच्छा तो दूसरा जो पास नहीं करे वो कौन सा है? यही पास नहीं करा बेटा, यही वाला, यही यही। अच्छा बस एक नहीं पास किया है। हाँ ठीक है, क्लियर है फिर तो। डन। डन डन। आगे बढ़ूं? हम्म। एक सेकंड। देख बेटा नेक्स्ट, तो ये हमारा कौन सा मेथड था? ये था हमारा पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, ठीक है, यस। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर। अब इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर में क्या करते हैं वो देख लो बेटा। इसमें बैलेंस शीट बनानी है, वो खुद बना लेगा। यस सर। बैलेंस शीट बनानी है, बना लेगा उसको। अच्छा अभी जो नया बैलेंस शीट भी बनाना है, हाँ इसमें बोला है ना कुछ ना, बैलेंस शीट बनानी है। वो कैसे होगा सर? नया बैलेंस शीट दोनों का मिला के बनेगा, कैसे करेंगे? हाँ बता देता हूँ, देख। हम बनाएंगे बैलेंस शीट किसकी? डब्ल्यू लिमिटेड। न्यू बैलेंस शीट है ये। हाँ जो भी डेट होगी लिख लेंगे बात। हम्म। तो क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट से। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें ये सब दे रखा है, तो ये लिख लेता हूँ ना वहां पर। तो मैंने यहाँ लिख लिया सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर मैं लिख लिया शेयर होल्डर फंड। फिर मैं लिख लिया शेयर कैपिटल। फिर मैं लिख लिया रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। यहाँ फिर मैंने क्या कर दिया, आगे लिख लिया मैंने, इसमें नॉन करंट लायबिलिटी गिवन थी क्या? नहीं है, करंट लायबिलिटी है सीधा। तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया, इसका सेकंड पार्ट करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर सिर्फ गिवन क्या था? ट्रेड फी, वो मैं लिख दिया। और यहाँ कर दिया मैंने टोटल। फिर यहाँ पर मैं लिखा एसेट, जिसके अंदर पहला क्या आ गया? नॉन करंट एसेट। इसमें दूसरा क्या आ गया इसके अंदर? क्वेश्चन में मेरे ख्याल से फिक्स्ड एसेट गिवन था। हाँ फिक्स्ड एसेट गिवन है, नॉन करंट में और करंट गिवन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया फिक्स्ड एसेट, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? टेंजिबल, टेंजिबल एसेट। सर वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन कितने मार्क का आता है? लाइक इसमें बहुत सारी भाई चीजें ये हैं। कम से कम 11 मार्क्स का है। लाइक परचेज कंसिडरेशन, इसमें वैल्यू भी निकालना है, कैलकुलेशन, फिर जनरल हाँ एंट्री हाँ निकालना है 6, उसके बाद बैलेंस शीट भी। हाँ। ओके। करंट एसेट में क्या क्या आएगा? वहाँ तीन चीजें गिवन है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवलेंट। और मैंने यहाँ पर टोटल कर दिया। अब इनको नोट्स को खोलेंगे, 1 2, इसको खोल लो 3,
4 5 6 7। अब यहां से नोट्स खोलेंगे। नोट्स, फर्स्ट नोट खोला, शेयर कैपिटल। हमने क्या लिखा, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैंने लिखा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। फुली पेड है, कितने शेयर्स हैं भाई? देख, 3 लाख तो इसके शेयर्स हो गए, ठीक है। डब्ल्यू के कितने हो गए? 3 लाख शेयर्स हो गए। तो 30 है ना? हाँ, 30 लाख डिवाइड बाय 10, 3 लाख हो गए। अच्छा, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ हाँ। और साथ में 18 लाख ये भी शेयर थे, हाँ। 1,80,000 शेयर भी थे, 180, हाँ है ना। हाँ। तो 480। 480 हो गए, वेरी गुड। मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि 4,80,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 48 लाख रुपए। कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। फिर दूसरा हमने क्या खोल लिया, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें जनरल रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में। यस सर। बैलेंस बीडी कितना है? एस का है 3,60,000, डब्ल्यू का है 40,000। यस सर। हमने बैलेंस बीडी में कितनी, डब्ल्यू का 40,000, यस। ठीक है। और ऐड करेंगे एस लिमिटेड का पोर्शन। कितना पोर्शन ऐड कर रहे हैं हम? यहां पर हमने कितना यूज किया, 60,000, ठीक है। 60,000 ये इंक्रीज हुआ है और 30,000 खर्च हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 60,000 माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंस। कितना? 30,000। तो कितना हो गया, 1,70,000। कोई डाउट? सर एक बार ये वाला पार्ट प्लस माइनस किया ना, जी जनरल रिजर्व में लिक्विडेशन को माइनस क्यों, और ये हाँ, क्योंकि खत्म हो गया ना, और, डिक्रीज हो रहा है। और ये कहाँ से 60 ऐड क्यों? ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ और ये डिक्रीज हुआ। ठीक है ठीक है, जनरल के बेस पे ही बस। क्लियर? ठीक है ठीक है। हाँ, अब आगे देखो, तीसरा नोट खोलेंगे, ट्रेड पेबल। तो क्रेडिटर्स देख लो कितने। सर नोट्स टू अकाउंट सारे मतलब हाँ, जो अमाउंट एक एक का लिखना पड़ता है बैलेंस शीट में, जो एक एक अमाउंट लिखे। भाई दोनों का लिखेगा ना, ये 2,90,000 है, दोनों का दिखाना पड़ेगा ना तेरे को। तो यहाँ लिखेंगे 2,90,000। फोर्थ, टेंजिबल एसेट, इसमें क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी लिखना पड़ेगा। 15 और 9 24, 9 और 6 15 लाख। ये हो गया 24 लाख और ये हो गया 15 लाख। टोटल 39 लाख रुपीज। फिफ्थ, इन्वेंट्रीज कितनी है, 2,80,000 और 1,95,000। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, दोनों को मिला के ये आ गया 4,75,000। 6, ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 3,60,000 और 1.5 लाख, 5 लाख, 10,000। और 7th, इसे बस सर ऐड कर देता ना बाकी सबको। 7th क्या है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें कैश एट बैंक है, कितना है चेक करो, 2 लाख और 1,05,000, 3,05,000। यहाँ लिखेंगे 3,05,000, जिसमें से मेरा खर्चा हुआ है कितना, 30,000 रुपए का।
लिक्विडेशन एक्सपेंस के नाम से, तो 2,75,000। कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर? नहीं सर, ठीक है समझ आ गई मेरी बात? सर। ये 305 30,000 जो कैश वाला है ना, हम्म। वो बस क्लियर नहीं, बाकी सब हो गया है। इसको एक बार बस रिपीट करा दो हाँ, कौन सा तो बेटा? बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगा। ये 305? हाँ नहीं, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला एक बार रिपीट करा दीजिए, बाकी तो क्लियर है ऊपर की। मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा 2,00,000 और 1,05,000, 3,05,000। ठीक है। और हमने जनरल एंट्री करी थी लिक्विडेशन एक्सपेंस की, अच्छा, 30,000 बस रुपए की, ये रही। तो ये मतलब सब बेसिकली minus- जर्नल एंट्री जितना ही माइनस हुआ है। ठीक है, हाँ, बस ओके अब सब क्लियर। हम उड़ा के लिखते हैं यहाँ पर। ये हो ठीक गया है 48 लाख, ये हो गया 70,000 रिजर्व, ये हो गया 2,90,000 ट्रेड पेपर, तो ये हो गया 51,60,000। फोर्थ का हमारा नीचे आया 39 लाख, फिफ्थ का आया 4,75,000, 5,10,000 और 2,75,000, टोटल कर लिया 51,60,000। क्वेश्चन खत्म। डन बेटा? यस सर, मतलब इतने पूरे लेंथ का क्वेश्चन आएगा हाँ ये चैप्टर से, ये लेंथ और ये डिफिकल्टी लेवल का रहेगा आई गेस सर। हाँ हाँ हाँ। सर और कुछ बचे चैप्टर में कि? अभी बचा हुआ 2 टॉपिक और बचे। ओके ओके, यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, फिर एक काम करते इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है? हाँ वही आज के लिए, और ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ, ज्यादा हो जाएगा तेरे लिए भी, ज्यादा हो जाएगा, मुझे पता है, इससे मैं यही छोड़, हाँ सर। तेरे लिए भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यही छोड़ रहा हूँ। हाँ 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 सर।